9 अगस्त की रात बाकी रातों की तरह मौमिता देवनाथ आरजे-कर हॉस्पिटल कोलकाता में अपनी सेवाएं देने आती है। वो एक सेकंड ईयर की छात्रा थी जो एज ए मेडिकल ट्रेनी उस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन रात ढलते ढलते सुबह का पहला पहर यानी तकरीबन 3 बजे मौमिता देवीनाथ के लिए पहला जैसा कुछ नहीं रहा। उसके साथ ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। सुबह जब ये न्यूज़पेपर में छपी तो कोलकाता शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश इस खबर को सुनकर दहल गया और पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे और मांग की जाने लगी कि उन रेपिस्ट को फांसी दो। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस पूरे मामले को एक सुसाइड का मामला बताकर दबा दिया गया और उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा वो रोज़ देखने को मिला, जिस वजह से लोगों ने आरजे-कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर और बहुत ही दयनीय घटना थी और ये मांग जायज़ भी है कि उन लोगों को फांसी दी जाए। इस निंदनीय अपराध के बाद कुछ सवालात हमारे मन में उठना लाजिम है। सबसे पहला कि क्या ऐसी घटनाएं देश में पहली बार हुई हैं? क्या लोगों के अंदर कानून का खौफ ख़त्म हो गया है? क्या हमें इस देश में एक नए और सख्त कानून की ज़रूरत है? आज इन्हीं सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले को जानने के लिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक देखें। आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि क्या ऐसी घटनाएं देश में पहली बार हुई हैं। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 31,677 मामले रजिस्टर किए गए हैं। अगर देखा जाए तो एक दिन में 86 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि 16 मिनट में एक केस। जब तक आप खाना खाकर उठेंगे तब तक एक और रेप केस रजिस्टर हो चुका होगा किसी भी पुलिस थाने में। और NCRB 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक 71% केस तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। UN रिपोर्ट के मुताबिक 57 कंट्रीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ 11% रेप केसेस ही रजिस्टर किए जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 11% केसेस ही, बाकी 89% केसेस तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। फैमिली के प्रेशर की वजह से, समाज के दबाव की वजह से कि समाज क्या कहेगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी, तकरीबन 90% केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें अपराध करने वाले उस लड़की, महिला और उस बच्ची का जानने वाला ही होता है। और समाज में ये बात काफ़ी प्रचलित है कि लड़कियों को ये मत करने दो, वहाँ मत जाने दो, यहाँ मत जाने दो, वगैरह वगैरह। और असल हैवान तो हमारे घरों में ही होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं वो होते हैं। और ये काफ़ी लोग अपनी लड़कियों को नसीहत करते हैं कि आप ये मत करो, आप ये करो, लेकिन अब वक्त है कि अपने बेटों को नसीहत करो, उन पर नज़र रखो कि वो क्या कर रहे हैं, तभी इस समाज को एक सभ्य समाज बनाया जा सकता है। आप सब ने 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, कैसे कुछ हैवानों ने एक लड़की के साथ दरिंदगी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रोड तक डाल दी गई, जिसकी वजह से उसकी आंत इस तरह डैमेज हो चुकी थी कि उन्हें ऑपरेट करके निकालना पड़ा। 2014 से लेकर आज हम 2024 में आ गए हैं, लेकिन क्या कुछ बदल गया? कहने को तो हमारी देश की इकॉनमी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई, बड़े बड़े रोड आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन आज भी ये हैवानियत, दरिंदगी जारी है। हम अपनी माओ बेटियों तक को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? क्या इसी आज़ादी का उन्होंने सपना देखा था? 2013 मुंबई में एक जर्नलिस्ट के साथ रेप किया जाता है, जिसमें एक जुवेनाइल भी शामिल था। 2015 में कोलकाता 71 साल की नन के साथ रेप होता है। वहीं 2016 में एक लड़की की लाश उसके हॉस्टल की एक टंकी में मिलती है, जिसका रेप कर कर बाद में उसे मार दिया जाता है। 2018 कठुआ रेप केस, कोई कैसे भूल सकता है जब एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ उसके बाप, उसके भाई और उसके दादा की उम्र के जैसे हैवानों ने गैंग रेप किया और उसे मारकर फेंक दिया। ह्यूमन राइट वॉच एक NGO के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 72,000 सालाना बच्चों का गैंग रेप होता है
और हमारा देश इंडिया इस कैटेगरी में 7th वर्स्ट कंट्री आता है। उन्नाव रेप केस, जहां एक 17 साल की नाबालिग के साथ रेप होता है, जो एक दलित लड़की होती है। एक उच्च पार्टी के उच्च नेता ने उसके साथ बार बार रेप किया। जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई तो उसे बहुत मारा। उसके बाप, भाई, चाचा, चाची, मामी तक को जान से मार दिया गया। इस केस में एक अहम गवाह यूनुस को भी जान से मार दिया गया। तो इन सभी घटनाओं को देखकर यह तो नहीं लगता कि ये एक नई घटना है। ऐसी वारदात हर दिन, हर महीने, हर साल होती आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ बदल गया? ये सवाल है हमारी सोसाइटी से, हमारी समाज से। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि क्यों लोगों में आखिर कानून का डर निकल गया। हमारे देश में तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले। और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास सरकारें हैं, हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा था, जहाँ पे पावर होगी वहाँ पे करप्शन भी होगा। जिस देश में रेपिस्टों के छूटने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, जिस देश में रेपिस्टों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाए, जहाँ लोग रेपिस्ट को धर्म के रखवाले मानने लग जाएं, उन लोगों से, उस समाज से और क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। कानून को हमारे अपने ही संरक्षकों ने मजाक बना दिया है। जहाँ पर बुलडोजर राज हो, जहाँ पे एनकाउंटर्स हों, जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो, ऐसे सिस्टम से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कानून की रक्षा करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज लोगों में कानून का डर, कानून का खौफ ख़त्म होता जा रहा है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर कि क्या हमारे देश को एक नए और सख्त कानून की ज़रूरत है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बस ज़रूरत है तो मौजूदा कानून को सुधारने की, इसे मजबूत बनाने की। हमारे आईपीसी में धारा 376, 376A, 376B, 376C एंड D में काफ़ी ऐसे सख्त प्रोविज़न हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़ एक्ट 2012 में धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में ऐसे काफ़ी सख्त प्रोविज़न हैं, जिसको अगर सख्ती से पालन किया जाए तो एक रेपिस्ट को फांसी के तक पहुंचाने के लिए किन्हीं और प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी ओपिनियंस बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।